अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है नर्सिंग प्रोसेस से रिलेटेड। ठीक है, हमारे जो एडवांस कॉन्सेप्ट इन नर्सिंग का पोस्ट आरएन में जो सबसे पहला यूनिट है वो नर्सिंग प्रोसेस है। नर्सिंग प्रोसेस में हमने जो आज देखना है वो नर्सिंग प्रोसेस की डेफिनेशन, उसकी पर्पस, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, इसकी रिक्वायरमेंट कौन सी हैं जब हमने नर्सिंग प्रोसेस को यूज करना है, और फंक्शनल हेल्थ पैटर्न अप्रोच क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि नर्सिंग प्रोसेस क्या है। नर्सिंग प्रोसेस इज अ सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक, हर वो चीज सिस्टमैटिक होती है जो साइंस की बेस पे होती है, जिसके स्टेप्स होते हैं। तो हमारे नर्सिंग प्रोसेस के भी बेसिकली स्टेप्स हैं। बेटा अपना म्यूट कर दें, जिन जिन के माइक ओपन है वो काइंडली म्यूट कर दें। नर्सिंग प्रोसेस सिस्टमैटिक है और रैशनल मेथड है। रैशनल का मतलब होता है हर वो चीज जिसकी कोई रीजन हो। हम हर काम जो भी करेंगे हमें उसकी रैशनल पता हो, हमें उसकी रीजन पता हो, हम ये वाला काम क्यों कर रहे हैं। हम नर्सिंग में बहुत सारे काम करते हैं। हम कहते हैं पेशेंट की साइड चेंज करवानी है, पेशेंट को उठाना है, पेशेंट को बिठाना है। तो उसमें हमारा मेन फोकस क्या होता है कि हमने पेशेंट को, ये बेटा अपना माइक बंद करें। तो नर्सिंग प्रोसेस जो है वो बेसिकली सिस्टमैटिक है, रैशनल मेथड ऑफ प्लानिंग है एंड प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर। ठीक है, इट्स गोल इज टू आइडेंटिफाई क्लाइंट्स हेल्थ केयर स्टेटस एंड एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम, टू एस्टेब्लिश प्लान्स to meet the identified needs and to deliver specific nursing interventions to address those needs। हमारा जो नर्सिंग प्रोसेस है, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके जो 5 स्टेप्स हैं नर्सिंग प्रोसेस के। ये बेसिकली एक सिस्टमाइज प्रोसेस है, एक सिस्टमेटिक है, एक साइंटिफिक तरीके से है। और जितनी चीजें हम इसमें प्लान करेंगे पेशेंट की केयर प्रोवाइड करने के लिए, उनका रैशनल होता है, और रैशनल के तहत ही हम उनको प्लान करते हैं और पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं। और हमारा मेन फोकस जब हम नर्सिंग प्रोसेस को यूज करते हैं, हम उसमें क्लाइंट की जो नीड्स होती हैं, उसकी हेल्थ से रिलेटेड, उसकी केयर से रिलेटेड जो नीड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसमें देखते हैं कि उस टाइम में पेशेंट की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, या एक्चुअल प्रॉब्लम के साथ उसको कोई पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो वो क्या हो सकती हैं। जैसे अगर पेशेंट आपके पास आता है सीवीए के साथ, या हेमीप्लीजिया या पैराप्लीजिया या कोई भी ऐसी क्रॉनिक इलनेस, या ओल्ड एज। ओल्ड एज बेसिकली ये खुद भी एक इलनेस है। पेशेंट अपनी बहुत सारे एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग जो है वो नहीं कर पाता, तो वो लेटा रहता है, वो मूव नहीं कर पा रहा, उसको किसी ना किसी असिस्टेंट की जरूरत होती है। तो एक्चुअल उसका प्रॉब्लम तो उसकी वो डिजीज है जिसकी वजह से वो लेटा हुआ है। वो उसमें उसकी वीकनेस है, वो उसमें उसका फालज है, वो उसमें कोई सेरिब्रोवास्कुलर कोई एक्सीडेंट, कोई स्ट्रोक, कोई एक्सीडेंट, कोई फ्रैक्चर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं, अगर पेशेंट मूव नहीं करेगा तो क्या हो सकता है, उसको बेड सोर हो सकते हैं, कहीं रैशेज हो सकते हैं, उसकी जो उसके मसल्स हैं वो वीक हो सकते हैं, क्योंकि मूवमेंट नहीं होगी, सर्कुलेशन नहीं होगी, और सर्कुलेशन नहीं होगी तो वहां पर हमारी जो एटीपी है या ब्लड है उसकी सर्कुलेशन, उसकी एटीपी नहीं बनेगी, वहां के मेटाबॉलिज्म नहीं प्रॉपर होगा, और बहुत सारे मसल वीकनेस और बहुत सारे और हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे। बेसिकली एक्चुअल प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होते हैं। हम नर्सिंग प्रोसेस को जब देखते हैं या हम उसके जरिए केयर प्रोवाइड करते हैं तो हम इन सारी चीजों को देखते हैं। फिर जब हम प्रॉब्लम देख लेते हैं तो फिर हम कोई प्लान करते हैं कि हमने पेशेंट की नीड को कैसे फुलफिल करना है, और कौन कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन डिलीवर करनी है जो उनकी पेशेंट की नीड्स को फुलफिल कर सके। तो हम नर्सिंग प्रोसेस को इस तरीके से देखते हैं। Nursing process is the systematic rational method of planning and providing individualized nursing care। इसके मेन पर्पस, कई दफा पेपर में पर्पस लिखने को आ जाते हैं, तो इसका पर्पस क्या है, टू आइडेंटिफाई क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस। यानी जब हम नर्सिंग प्रोसेस को यूज करते हैं तो हमें पेशेंट का हेल्थ स्टेटस पता चलता है, क्योंकि नर्सिंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप होता है असेसमेंट का।
जब हम असेस करते हैं पेशेंट को, उसकी हिस्ट्री लेते हैं या उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं या उसकी कोई इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करवाते हैं, ये सारे काम हमें पेशेंट के हेल्थ स्टेटस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। दूसरा पर्पस इसका एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तो हेल्थ स्टेटस को, दूसरा पेशेंट की एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम को। फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं पोटेंशियल हेल्थ नीड्स को, यानी एक तो रिसेंट उसकी नीड क्या है, दूसरा पोटेंशियल नीड्स क्या क्या है, जिन पर हमने दोबारा नेक्स्ट स्टेप में उनका केयर प्लान बनाना है। फिर प्लान करते हैं ताकि हम पेशेंट की नीड्स को फुलफिल कर सके। फिर टू डिलीवर स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन, हम नर्सिंग इंटरवेंशन करते हैं। नर्सिंग केयर प्लान का ये भी एक मकसद है, एक पर्पस है, ताकि पेशेंट की नीड्स को फुलफिल किया जा सके। और एंड पे हम क्या करते हैं, हम एवेलुएट करते हैं अब हमें क्या नर्सिंग केयर प्लान को कंटिन्यू रखना है, इसको मॉडिफाई करना है, या अगर आपका जो एम था, गोल था, आपने अचीव कर लिया, तो फिर हम प्लान ऑफ केयर को या नर्सिंग केयर प्लान को टर्मिनेट कर देते हैं और नेक्स्ट आप कोई प्रॉब्लम लेके फिर से नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं। जब हम नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं या नर्सिंग प्रोसेस को हम यूज करते हैं, तो इसके 5 कंपोनेंट हैं। अगर आपके पास पेपर में ये लिखने को आ जाए कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस या व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, तो ये सेम ही है। या व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, एलिमेंट्स के नेम से आ जाए, कंपोनेंट के नेम से आ जाए, स्टेप्स के नेम से आ जाए, तो आपके सेम चीजें हैं और आपने यही 5 लिखने हैं। एडी पाए, ए फॉर असेसिंग, फिर उसके बाद डायग्नोजिंग, फिर प्लानिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन और अवेलुएशन। ये निमोनिक है, निमोनिक से भी आप याद कर सकते हैं। कई दफा आपसे वाइवे में निमोनिक पूछा जाता है कि नर्सिंग प्रोसेस का क्या निमोनिक है, या आपसे पूछा जाता है एडी पाए क्या है नर्सिंग प्रोसेस में, तो आपने बताना है ए फॉर असेसिंग है, डी फॉर डायग्नोजिंग है, पी फॉर प्लानिंग है, आई फॉर इम्प्लीमेंटिंग है और ई फॉर अवेलुएटिंग है। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं। जो असेसिंग है या असेसमेंट है, इसमें 4 काम हम करते हैं। यानी पेशेंट की असेसमेंट के दौरान हम पेशेंट का डाटा भी कलेक्ट करते हैं। जब डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम उसी डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, वैलिडेट करते हैं और फिर डॉक्यूमेंट करते हैं। तब हमारी असेसमेंट कंप्लीट होती है। यानी एक असेसमेंट का जो कंपोनेंट है, उसमें ये चारों काम हम करेंगे, तभी हमारा ये असेसमेंट का कंप्लीट होगा। दूसरा स्टेप आ जाता है डायग्नोजिंग। डायग्नोसिस, जब हम असेस कर लेते हैं तो फिर हम डायग्नोज करते हैं। डायग्नोजिंग में डेटा को एनालाइज करते हैं, पेशेंट की हेल्थ प्रॉब्लम, उसके रिस्क, उसकी स्ट्रेंथ, इन सारी चीजों को देखते हैं और इस सारे डाटा की बेस पे हम डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट बनाते हैं। इनको हम वन बाय वन फिर डिटेल से आगे पढ़ते हैं। पहले एक दफा आपको ओवरव्यू दे दूं। तीसरा स्टेप हमारा है एडी पाए में, पी फॉर प्लानिंग है। जब हम प्लान करते हैं, यानी हमने असेस भी कर लिया, डॉक्यूमेंट कर ली, सारी चारों काम कर लिए, और डायग्नोजिंग में भी हमने प्रायोरिटाइज किया, रिस्क स्ट्रेंथ देखे और फार्मूलेट कर ली नर्सिंग डायग्नोसिस। अब हमने क्या करना है, प्लान करना है। प्लानिंग में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सारी लिस्ट आ गई हुई है, हम प्रायोरिटाइज करेंगे उसकी प्रॉब्लम्स को या उसकी डायग्नोसिस को, फार्मुलेट करेंगे गोल्स। इसमें हम गोल बनाते हैं, हम बनाते हैं शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म गोल बनाते हैं, ठीक है। या हम इन्हीं के लिए दूसरा वर्ड यूज करते हैं, डिजायर्ड आउटकम। यानी हम ये आउटकम चाह रहे हैं, डिजायर्ड है। हम कह रहे हैं इतनी देर में हमारा ये बुखार जो है ये 2 डिग्री कम हो जाएगा 15 मिनट में, और उसके लिए जो जो हम प्लान करेंगे उन्हीं चीजों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। आपने स्पंजिंग करनी है, आपने पेशेंट के कपड़े चेंज करने हैं, आपने उसको पंखे में लिटाना है, वट एवर जो भी आपने करना है। फिर हम इसी प्लानिंग के अंदर हम सिलेक्ट करते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन और राइट कर देते हैं नर्सिंग ऑर्डर्स, यानी रिटर्न तक। अभी आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया, आपने प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज किया जो असेसमेंट और डायग्नोसिस में बनाई हुई थी, फार्मूलेट किए अपने गोल, नर्सिंग इंटरवेंशन को सिलेक्ट किया कि इस काम को, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, पेशेंट की नीड को सॉल्व करने के लिए, फुलफिल करने के लिए हमें कौन कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन चाहिए और क्या हम नर्सिंग ऑर्डर देंगे कि हमारा ये गोल अचीव हो सकता है, तो हम उनको रिटर्न में सारी चीजों को जो है वो डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। जब हम सारा कुछ हमने रिटर्न कर लिया,
सारी चीजें हमने देख ली, प्लान कर लिया, फिर हम उन्हीं चीजों की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले हमने अगेन रीअसेस करना है क्लाइंट को। फॉर एग्जाम्पल, क्यों, जैसे कि आपने कहा कि पेशेंट को नींद नहीं आ रही, आपने नींद की गोली देनी या नींद के लिए कोई रेमेडी, कोई टेक्निक यूज करनी, आपने सारी, या पेन ही है, आपने पेन उसकी रिड्यूस करनी है। लेकिन जब आप प्लान ऑफ केयर बना के या केयर प्लान बना के पेशेंट के पास पहुंचते हैं, आपने नींद का उसको टेक्निक सिखानी थी, पेशेंट सो गया हुआ है, अब आप उसको हिला के दोबारा तो नहीं उठा के तो नींद की टेक्निक करेंगे। आप उसे रीअसेस करेंगे, अगर उसको नीड है आपकी उस प्रॉब्लम के लिए, तो फिर आप उसको वो टेक्निक या वो प्लानिंग में जो आपने नर्सिंग ऑर्डर लिखे हैं आप उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, अदरवाइज आपका प्लान ऑफ केयर चेंज हो जाएगा। फिर डिटरमिन करेंगे नर्स की नीड्स फॉर असिस्टेंट, कितनी जरूरत है नर्स को किसी दूसरे की, या वो अकेली ही उसका सारा काम कर सकती है। फिर इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन में नर्सिंग ऑर्डर्स को, या समटाइम्स ये होता है कि एक बंदा नहीं कर सकता, आप कुछ दूसरे जो स्टूडेंट नर्सिस हैं, जूनियर नर्सिस हैं, उनको डेलीगेट करेंगी, या किसी और कोई वर्कर है उसके साथ आप मिलके उसको सुपरवाइज करेंगे और उससे काम करवाएंगे। और जो काम हम कर लें, जो नर्सिंग एक्शन आपने कर लिया, पेशेंट को मेडिसिन दे दी, उसकी साइड चेंज करवा दी, उसके कपड़े चेंज करवा दिए, या जितनी चीजें आपने जो प्लानिंग में लिखी हुई थी आपने कर दी, साथ साथ आप डॉक्यूमेंट कर लेंगे कि आपने नर्सिंग एक्शन कंप्लीट कर लिए। इसके बाद है आप अवेलुएट करेंगे, यानी आखिरी स्टेप हमारा जो है वो अवेलुएशन है। इसमें कलेक्ट डेटा रिलेटेड टू आउटकम्स, जो जो आपने आउटकम, डिजायर्ड आउटकम लिखे थे या गोल लिखे थे, उससे रिलेटेड हम डाटा देखेंगे। जैसे आपने लिखा था कि टेम्परेचर या पेन आधे घंटे में ठीक हो जाएगी, तो आपने वो आधे घंटे में वो ठीक हुई है या नहीं, उसके बारे में डाटा लेंगे। यानी आप अगेन से पेशेंट को एवेलुएट करेंगे, यानी आप दोबारा से पेन स्केल के जरिए पेन को देख लेंगे, या फीवर है तो थर्मामीटर लगा के असेस करेंगे, आपको पता चल जाएगा वाकई में जहां 101 था टेम्परेचर, अब आपने कहा था कि 15 मिनट में 100 हो जाएगा या आधे घंटे में 99 हो जाएगा, क्या उतनी देर के बाद वाकई में उतना हो गया है? आपने उसको कलेक्ट करना है। फिर कंपेयर डाटा विद आउटकम, कंपेयर कर लेना है कि जो पहले थे रिजल्ट और आप जितना चाह रहे थे, क्या वाकई में उससे कोई डिफरेंस है। रिलेट करेंगे नर्सिंग एक्शन टू क्लाइंट गोल्स एंड आउटकम। फिर ड्रा कंक्लूजन अबाउट द प्रॉब्लम स्टेटस, आप कंक्लूड करेंगे कि क्या वाकई आपकी जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई है या नहीं, कंटिन्यू रखनी है भी आपने यही जो प्लान किया था, या मॉडिफाई करना है या टर्मिनेट करना है प्लान क्लाइंट के जो केयर प्लान है। ये हमारा ओवरव्यू होगा, नर्सिंग हो गया नर्सिंग प्रोसेस का। अब हमने देखना है यानी अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, डिस्कस द रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, आप कैसे नर्सिंग प्रोसेस को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। यानी नर्सिंग प्रोसेस के भी तो कुछ चीजें होंगी ना जिनका ख्याल करना जरूरी है, ताकि वो इफेक्टिवली हम उसको यूज कर सके अपने नर्सिंग केयर प्लान में, अपने पेशेंट की केयर प्रोवाइड करने में। The process should be open and flexible to meet the unique needs of client, family group और community। आपका जो नर्सिंग प्रोसेस है वो बेसिकली कैसा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। यानी उसमें आप बहुत सारी चीजें ऐड भी कर सकती हैं, रिमूव भी कर सकती हैं, जैसे जैसे आपको लगता है नहीं ये वाली जो टेक्निक या ये वाला जो मेथड या ये वाली जो हम यूज कर रहे हैं पेशेंट के ऊपर, जो प्लानिंग के लिए इंटरवेंशन, ये ठीक नहीं है। फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि हमारा मेन फोकस क्लाइंट की या फैमिली की या उसकी कम्युनिटी की नीड्स को फुलफिल करना है। इट शुड साइक्लिक और डायनेमिक, ठीक है। साइक्लिक ऐसे कि सबसे पहले असेसमेंट ही हो, फिर डायग्नोसिस बनाएं, फिर प्लान करें, फिर इम्प्लीमेंट करें और एंड पे एवेलुएट करें। ये एक प्रॉपर साइक्लिक है। ऐसा नहीं होगा असेसमेंट के फौरन बाद डायरेक्ट आप बगैर उसकी कोई डायग्नोसिस बनाए, बगैर प्लान किए आप डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर दें, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो फिर वो इफेक्टिवली नर्सिंग प्रोसेस को हम यूज नहीं कर सकते। इट मस्ट बी क्लाइंट सेंटर्ड, हमने अपनी मर्जी से या किसी और की मर्जी से नहीं चलना, हमारा मेन फोकस क्लाइंट है, पेशेंट है। अगर पेशेंट की नीड पेन है पहले रिमूव की जाए, तो पेन जो है उसके लिए आपने डिफरेंट मेथड यूज करने हैं। अगर पेशेंट कह रहे हैं मुझे नींद आ जाए,
या पेशेंट की कोई एंजाइटी है, वो कहता है मेरी रिलीज हो, तो हमने पेशेंट सेंटर्ड होके बात करनी है, पेशेंट सेंटर्ड होके हमने फोकस करना है और हमारी प्लानिंग पेशेंट के इर्द गिर्द घूमनी है। इट मस्ट बी गोल डायरेक्टेड, गोल बने और उसके मुताबिक सारे काम हो। इट शुड बी प्लान्ड हो। इट शुड बी इंटरपर्सनल एंड कोलैबोरेटिव। ये आपने ऐसी कोई भी इंटरवेंशन नहीं लिखनी कि जो सिर्फ आप ही सिर्फ कर सकें और आप उसका गोल अचीव ना कर सकते हो। तो हमें दूसरों की अगर हेल्प चाहिए तो इंटरपर्सनल और कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन वो भी लिखनी है। because it requires the nurse to communicate directly with the client, ठीक है। it should permit creativity for the nurse and client to solve the problem। पेशेंट को इन्वॉल्व करना है ताकि हम बहुत सारे ऐसे मेथड यूज कर सकें जिससे पेशेंट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो और पेशेंट जो है वो उसके साथ कोलेबोरेशन भी हो, वो सेटिस्फेक्शन भी फील करे। इट शुड बी एम्फेसाइज फीडबैक, फीडबैक आपका लाजमी है, पेशेंट से भी फीडबैक लेते रहें और खुद भी जब हम अवेलुएट करेंगे तो हमें उसकी फीडबैक मिल जाएगी। और इट शुड बी यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ऐसी इंटरवेंशन लिखनी है आपने जो कि एप्लीकेबल हो यूनिवर्सली, हर बंदा अप्लाई भी कर सके और पेशेंट के लिए भी कोई हेजिटेशन ना हो। नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है वो है डिस्क्राइब द फंक्शनल हेल्थ अप्रोच टू नर्सिंग प्रोसेस। फंक्शनल हेल्थ अप्रोच आप लोगों ने पहले भी शायद इसका कोई कॉन्सेप्ट आपको हो। जब भी हमने पेशेंट का डाटा लेना है, हमने उसकी असेसमेंट करनी है या उसका एग्जामिनेशन करना है, तो हमें कोई ना कोई मेथड यूज करना होता है जिसकी बेस पे हम पेशेंट का डाटा लेते हैं। मोस्टली जो हमारे यूज होता है हेल्थ असेसमेंट में भी और AHN या ACN, एडवांस कॉन्सेप्ट इन नर्सिंग और एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में, वो फंक्शनल हेल्थ अप्रोच है नर्सिंग प्रोसेस में यूज होती और ये अक्सर ही पेपर में आ जाती है। इसलिए आपको ये सारे फंक्शनल हेल्थ पैटर्न के नेम आपको याद करने हैं और हर पैटर्न के अंदर आपने किस तरह के क्वेश्चन करने हैं पेशेंट से वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला जो हम यूज करते हैं पेशेंट को असेस करने के लिए और जो कॉमन है मेथड, वो फंक्शनल हेल्थ अप्रोच है। हम फंक्शंस के लिहाज से पेशेंट को असेस करते हैं। ये जो फंक्शनल हेल्थ पैटर्न यूज होते हैं ये बेसिकली जॉर्डन एक था नर्स जिसने ये फंक्शनल हेल्थ पैटर्न को बताया और उसने कहा कि अगर इस तरीके से हम पेशेंट की असेसमेंट करते हैं तो बहुत कीनली और कोई स्टेप जो है वो हमारा मिस नहीं होता और कोई सिस्टम हमारा मिस नहीं होता और हम सारी चीजें अप्रोच करके पेशेंट का नर्सिंग डायग्नोसिस इजीली बना सकते हैं। तो ये फंक्शनल हेल्थ पैटर्न जो है ये मेथड है यूज्ड बाय द नर्सेज इन द नर्सिंग प्रोसेस टू प्रोवाइड अ मोर कंप्रिहेंसिव नर्सिंग असेसमेंट ऑफ द पेशेंट। ठीक है, द फॉलोइंग एरियाज आर असेस्ड थ्रू क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द नर्स एंड मेडिकल एग्जामिनेशन टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द इंडिविजुअल्स health status and health practices that are used to reach the current level of हेल्थ और वेलनेस। यानी वो सारे एरियाज इसमें असेस करते हैं, उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस हैं बताए गए कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस एरिया के अंदर नर्स कर सकती है और कौन कौन से मेडिकल एग्जामिनेशन इम्पॉर्टेंट हैं उस हेल्थ पैटर्न को असेस करने के लिए, ताकि पेशेंट का हेल्थ स्टेटस, उसकी हेल्थ प्रैक्टिसेस, उसकी हेल्थ और वेलनेस के लेवल को देखा जा सके। सबसे पहला जो पैटर्न है जॉर्डन फंक्शनल हेल्थ पैटर्न के अंदर पहला जो पैटर्न यूज होता है वो है हेल्थ परसेप्शन एंड मैनेजमेंट पैटर्न। दूसरा न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिक पैटर्न। तीसरा एलिमिनेशन एंड एक्सक्रीशन पैटर्न। आर प्रॉब्लम नीड टू बी एवेलुएटेड। ठीक है, जैसे हमने हेल्थ परसेप्शन और मैनेजमेंट है, इनकी भी हम डिटेल से सारी चीजें और इनके सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। थोड़ा ओवरव्यू देती जाती हूँ। हेल्थ परसेप्शन में हम पेशेंट से पूछेंगे कि वो हेल्थ को कैसे परसीव करता है। हर बंदे की डिफरेंट तरह से परसेप्शन है और डिफरेंट तरह से वो अपनी हेल्थ को मैनेज करता है। जैसे थोड़ा सा गला खराब हुआ तो वो कैसे मैनेज करेगा, कोई तो हो सकता है वो सीधा डॉक्टर के पास ही चला जाए, कुछ जो शांदा पी के ठीक कर लेता है, कुछ गार्गल्स वगैरह करते हैं और कुछ बिल्कुल ही बॉदर नहीं करते छोटे मोटे प्रॉब्लम को। तो अपनी अपनी हेल्थ परसेप्शन है, अपनी अपनी हेल्थ मैनेजमेंट है। तो हमने इसमें ये चीजें पूछनी। न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिक पैटर्न में न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, वो क्या चीज खाता है, सुबह में नाश्ता क्या करता है, स्नैक्स में क्या लेता है, लंच में क्या खाएगा, डिनर में क्या है। इसके अलावा उसका वीकली जो शेड्यूल होता है
डाइट का वो हमने देखना है। फिर डाइट वो कितनी कितनी ले रहा है, ठीक है। फिर मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड कि उसका पेट तो नहीं खराब होता। ये बेटा जिसका भी ऑन है वो बंद कर दे अपना माइक, जो है वो अपना ऑन ना किया करें, माइक बंद रखें। कुर्रत, आप अपना माइक बंद करें बेटा। ओके। और इसमें मेटाबॉलिज्म जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी को डायरिया रहता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन रहती, किसी का पेट ठीक है, किसी का खराब है, ये सारी चीजें हमने इस पैटर्न में पूछनी। इसमें डिटेल से हम आगे देखेंगे, सारी चीजें बहुत डिटेल से आपको पढ़ाई जाएंगी। तीसरी चीज, तीसरा पैटर्न एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन पैटर्न है। इसमें कॉन्स्टिपेशन है, इनकॉन्टिनेंस है, डायरिया है, सारी डिजीजेस हमने देखनी जो एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन पैटर्न से रिलेटेड है। फिर एक्टिविटी और एक्सरसाइज पैटर्न जो है इसमें कि पेशेंट की एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग क्या है, कौन कौन से वो काम कर सकता है, कौन से नहीं कर सकता। कुछ लोग जो है वो उनका बिल्कुल सेडेंट्री लाइफस्टाइल होगा, कुछ बहुत एक्टिवली काम करते हैं, सारे काम करते हैं। कुछ हो सकता है कोई पेशेंट ऐसा भी हो जो बताए कि मैं कंघी नहीं कर सकता, कपड़े नहीं बदल सकता, बाकी खाना मेरे सामने रख दिया जाए मैं खा सकता हूँ। तो आपने, और कुछ बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने वाले पेशेंट भी मिलेंगे जो बताएंगे मैं सुबह वॉक भी करता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ। फिर एक्सरसाइज में भी आप पूछेंगे कितनी करते हैं, कितने ड्यूरेशन के लिए करते हैं, किस टाइप की एक्सरसाइज करते हैं, एक्सट्रीनियस करते हैं या सिंपल आप वॉक करते हैं, ये सारी चीजें हम उसमें पूछेंगे। अगला पैटर्न जो है वो स्लीप और रेस्ट पैटर्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप पूछेंगे पेशेंट का स्लीप का पैटर्न क्या है, कितने घंटे सोता है, रात में सोता है तो कितने बजे सोता है, कितने घंटे की स्लीप लेता है, उसमें बार बार उसकी आंख तो नहीं खुलती। या कुछ लोग हो सकते हैं आपको ऐसे मिले जिनकी नींद का पैटर्न इतना ज्यादा खराब होता है कि उन्हें नींद ही नहीं आती। और हो सकता है कोई ऐसा मिले जिनको बहुत ज्यादा नींद आती है, नॉर्मल से भी ज्यादा आती है। तो ये सारी चीजें हम स्लीप और रेस्ट पैटर्न में पूछेंगे। अगला कॉग्निटिव और परसेप्चुअल असेसमेंट पैटर्न है। इसमें कोग्रेशन, कोग्नेशन आपको पता है अंडरस्टैंडिंग होती है, आपकी समझ बूझ होती है, आपको किसी चीज को कैसे परसीव कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने न्यूरोलॉजिकल फंक्शन जो है वो भी देखने हैं, आपने पेशेंट से भी पूछना है, कुछ कैलकुलेशंस भी हम करवा के देखते हैं, पेशेंट को बोल के कहते हैं डिफरेंट वर्ड्स प्रोनाउंस करे। या जैसे हम इसमें पेशेंट अगर कॉमा में है तो जीसीएस वगैरह जो हम करते हैं वो कोग्निटिव परसेप्चुअल असेसमेंट पैटर्न में ही हम उसका जीसीएस वगैरह देखते हैं, क्लासिको कोमा स्केल जो होता है, ठीक है। और पर्सन की एबिलिटी भी देखते हैं, जैसे आपने देखा कुछ लोगों की डिले ग्रोथ होती है, उसमें कई दफा पेशेंट की स्पीच के प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग के प्रॉब्लम, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बिल्कुल ठीक नहीं होती लेकिन क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है। कुछ ड्राइंग, कुछ आर्टिस्ट टाइप के बच्चे होते हैं। तो कोग्निटिव परसेप्चुअल असेसमेंट में हमें ये चीजें पता चलती हैं कि कौन से बच्चा है, बूढ़ा है या जवान है, उसमें कौन सी परसेप्शन या कौन सी प्रॉब्लम जो है वो है, और कौन सी एक्टिविटी या कौन सी क्रिएटिविटी वाला कंपोनेंट ज्यादा है। सेल्फ परसेप्शन और सेल्फ कॉन्सेप्ट ये भी एक पैटर्न है। ये बेसिकली टोटल 11 है हेल्थ पैटर्न, ठीक है। सेल्फ परसेप्शन में वो अपनी कि अपने आप को कितनी इंपॉर्टेंस देता है, अपने आप को कितना लोगों के साथ बैठे हुए वो अपने बारे में क्या सोच रहा होता है, ठीक है। कुछ अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, कुछ ओवर एस्टिमेट करते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं। ये सारे क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। फिर रोल रिलेशनशिप, ये हमें बताता है रोल रिलेशनशिप आपके लोगों के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, कुछ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी घुलते मिलते नहीं है, और बिल्कुल आपको वो उनकी हिस्ट्री से पता चलता है कि ये बिल्कुल अलग थलग रहते हैं। तो ये भी पेशेंट को डायग्नोस करने में हमें उसके रिलेशनशिप बताते हैं। इसमें जब हमने रोल रिलेशनशिप बनाना है तो इसमें हमने इको मैप बनाना है, और इको मैप बनाना भी हम आपको बताएंगे कि कैसे बनाएंगे। आपने पेशेंट का और अपना इको मैप बना के ये भी पोर्टफोलियो में लगाना होता है। सेक्सुअलिटी रिप्रोडक्टिव पैटर्न जो है इसमें पेशेंट की, यानी अगर बच्चा है तो उसकी सेक्सुअली डेवलपमेंट देखते हैं, फीमेल है तो उसकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड पूछते हैं, कितने बच्चे हैं, नॉर्मल हुई है डिलीवरी,
सिजेरियन से हुई है, कोई अबॉर्शन हुआ है, कैसे है, यानी और मेल है तो मेल से सेक्सुअलिटी से रिलेटेड सारे सेटिस्फेक्शन लेवल तक सारी चीजें पूछते हैं। फिर कोपिंग स्ट्रेस टॉलरेंस पैटर्न है कि अगर कोई स्ट्रेस आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, जॉब लॉस हो जाए या खुदा न खास्ता कोई और किसी की डेथ हो जाए, तो ऐसी स्ट्रेस की कंडीशन में आप कैसे अपने पेशेंट को देखते हैं कि वो पेशेंट आपका कैसे उसको मैनेज करता है। तो आपने पेशेंट से ये क्वेश्चन करने हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती तो आप कैसे मैनेज करते हो। ठीक है, इसके बारे में भी डिफरेंट क्वेश्चंस है, वो डिटेल से आपको पढ़ाए जाएंगे। फिर वैल्यू बिलीफ पैटर्न है कि पेशेंट का वैल्यू बिलीव किस पे, कुछ हो सकता है अपने किसी मौलवी या किसी न किसी ऐसे रिलीजन से रिलेटेड है, तो वो उससे उस पे ट्रस्ट उनको ज्यादा है, कुछ की वैल्यू बिलीव्स अपनी अपनी होंगी। तो आपने उनसे उनसे पूछना है, किसको कोई दम दरूद से अपने उसका यानी यकीन होता है कि मैं फलां से दम करा लूंगा, फलां से जो है ट्रीटमेंट करवाऊं तो वो ठीक हो जाएगा। तो हर पेशेंट के अपने वैल्यू बिलीव्स होते हैं, तो हमने उनको भी फोकस करना है। तो हमारे जो 11 हेल्थ पैटर्न है, वो पहला हेल्थ परसेप्शन और मैनेजमेंट पैटर्न है, दूसरा न्यूट्रिशनल एंड मेटाबॉलिक पैटर्न है, तीसरा एलिमिनेशन एंड एक्सक्रीशन पैटर्न है, चौथा एक्टिविटी एक्सरसाइज पैटर्न है, फिर स्लीप एंड रेस्ट पैटर्न है, कोग्निटिव परसेप्चुअल असेसमेंट पैटर्न, सेल्फ परसेप्शन और सेल्फ कॉन्सेप्ट पैटर्न है, रोल रिलेशनशिप है, सेक्सुअलिटी रिप्रोडक्टिव पैटर्न है, कोपिंग स्ट्रेस टॉलरेंस पैटर्न और वैल्यू बिलीफ पैटर्न। ये हमारे 11 हेल्थ पैटर्न है। ठीक है, यहाँ तक हमारा ओवरव्यू हो गया हमारे हेल्थ पैटर्न का और हमारे नर्सिंग प्रोसेस का। अब हमारा जो सबसे पहला स्टेप है असेसमेंट, इसकी जब हम देखते हैं तो इसमें ये डिफरेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो पेपर में आ सकते हैं और पास्ट पेपर्स में भी आए हुए हैं। जैसे डिस्क्राइब द असेसमेंट फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको कैसे करेंगे। डिस्कस द पर्पस ऑफ असेसमेंट इन नर्सिंग प्रैक्टिस, आइडेंटिफाई द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर नर्सिंग असेसमेंट, डिफरेंशिएट 3 मेजर एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन नर्सिंग असेसमेंट, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाटा कलेक्शन और परफॉर्म द नर्सिंग असेसमेंट यूजिंग अ फंक्शनल हेल्थ अप्रोच। इस असेसमेंट में सबसे पहले जो असेसमेंट फेज है, उसमें हमने पहले भी शुरू में मैंने बताया कि ये इसमें 4 काम हम करते हैं जब हम पेशेंट के नर्सिंग प्रोसेस को यूज करते हैं पेशेंट का डाटा लेने के लिए। तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो असेसमेंट है। इसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, वैलिडेट करते हैं और उसी डाटा को डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं असेसमेंट फेज में ही। इट इज द प्रोसेस दैट इज डन इन ऑलमोस्ट ऑल फेजेस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, यानी हर फेज में हम असेस अलग अलग तरीके से असेसमेंट करते हैं। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जब हम असेस करते हैं तो हम डाटा को हमने कहा कलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर वैलिडेट करेंगे और फिर डॉक्यूमेंट करेंगे। जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं तो हम कौन कौन से मेथड हैं जिसके जरिए डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। एक तो हम ऑब्जर्व करते ही, जैसे आपका पेशेंट आ रहा होता है तो आप आधी चीजें तो देख के ही बता देते हैं। आप कहते हो पेशेंट कॉन्शियस था, अनकॉन्शियस था, कोमा में था, स्ट्रेचर पे आया, बच्चा था तो उसको उठा के कोई लेके आया, ब्लीडिंग करता हुआ आया, गैस की कंडीशन में आया, पेशेंट हाइजीन उसकी कैसी, उसने कपड़े कैसे पहने हुए, फिजिकल कंडीशन उसकी कैसी, ये सारी चीजें तो हम ऑब्जर्व ही करके देख लेते हैं, हमें उसको हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। फिर आधी चीजें हमने ऑब्जर्व कर ली, फिर उसके बाद इंटरव्यू करते हैं जिसमें हम उसकी हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं और फिर एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें हम फिजिकली तौर पर उसको सारा एग्जामिन करने के बाद उसका डाटा लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा काम जब हम करते हैं ऑर्गेनाइज करने वाला, उसमें मैंने बताया हम मोस्टली मोस्टली जो हमारा नर्सिंग केयर प्लान है उसमें हम जब बनाते हैं तो हम जॉर्डन हेल्थ पैटर्न यूज करते हैं। सिर्फ जॉर्डन ही नहीं, इसके अलावा हम ऑरम का सेल्फ केयर मॉडल और रॉय का अडेप्टेशन मॉडल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हम जो कॉमनली यूज करते हैं वो जॉर्डन के 11 हेल्थ पैटर्न है। ये ज्यादा कंप्रिहेंसिव है, ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है और ज्यादा इजी है हमारे लिए। ठीक है, जब हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं 11 हेल्थ पैटर्न के तहत या ऑरम सेल्फ केयर मॉडल और रॉय के तहत, फिर हम उस डाटा को वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट कैसे करते हैं? कंपेयर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा टू वेरीफाई द क्लाइंट स्टेटमेंट्स। हमारे पास दो तरह का डाटा आ जाता है, एक सब्जेक्टिव डाटा और एक ऑब्जेक्टिव डाटा। जो
आपने ऑब्जर्व कर लिया, आपने उसको स्टेथोस्कोप लगा के, थर्मामीटर लगा के, बीपी ऑपरेटर से, किसी भी तरीके से आपने कोई टूल यूज करके, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करके जो डाटा लिया वो आपका ऑब्जेक्टिव डाटा है। जो पेशेंट आपको हिस्ट्री दे रहा है, जो पेशेंट आपको बता रहा है वर्बलाइज करके, वो उसका सब्जेक्टिव डाटा है। पेशेंट ने कहा मुझे जो है वो फीवर है, बुखार लग रहा है, आपने थर्मामीटर लगाया, चेक कर लिया और आपको लग रहा है कि वाकई में 101 बुखार है, 102 बुखार है, तो इसका मतलब है आपने कंपेयर कर लिया सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा को पेशेंट की स्टेटमेंट के साथ। बेटा अपना ये बंद करें माइक, माइक जिसका ऑन है काइंडली बंद कर दे। माइक ऑन करते हैं तो फिर वो हमारे लिए जो है ना वो प्रॉब्लम आती है। माइक बंद रखें अपना। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास जो अगली चीज आ जाती है वैलिडेट करने के लिए, वो क्लैरिफाई एम्बिगुअस और वेग स्टेटमेंट। समटाइम्स पेशेंट ने कोई बात आपको बताई होती है लेकिन आपने वो चीज नोट नहीं की होती या नोट कर ली होती है तो आपको कंफ्यूजन होती है। तो हम पेशेंट से दोबारा पूछ लेते हैं क्या आपने यही बात ऐसे बताई है, हम उसको क्लैरिफाई कर लेते हैं और डबल चेक कर लेते हैं डाटा को। डिटरमिन फैक्टर दैट इंटरफेयर एक्यूरेट मेजरमेंट। अगर आपको लगता है कि ये ऐसे नहीं, डिफरेंट तरीके से होना चाहिए और उसमें कोई ना कोई इशू आ रहा है, तो आप उसको डबल चेक कर लेते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद हम डॉक्यूमेंट करते हैं वो सारे का सारा डाटा। यानी असेसमेंट में हमारे 4 स्टेप्स है: कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, वैलिडेटिंग और डॉक्यूमेंटिंग डाटा। जब भी आपने असेसमेंट करनी होती है, आपकी डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट तरीके से हम असेस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जैसे पेशेंट आ जाता है वो उसकी इनिशियल असेसमेंट होती है। इनिशियल का मतलब ही होता है फर्स्ट असेसमेंट। फिर इसके बाद अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम से रिलेटेड जो असेसमेंट होती है, जैसे पेशेंट का सांस खराब हो रहा है, उसका दिल घबरा रहा है, उसको पेट में दर्द हो रही, तो उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो असेसमेंट होगी वो प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट है। पेशेंट गैस्प करना शुरू कर दिया, अचानक से पेशेंट जो है वो गिर गया, तो इमरजेंसी असेसमेंट करते हैं उस कंडीशन में। और टाइम लैप्स असेसमेंट जो होती है वो हमारी फॉलो अप वाली असेसमेंट होती है कि आप कहते हो वीकली आना है आपने या 1 महीने बाद आना है, वो आपकी जो है वो टाइम लैप्स असेसमेंट है। अच्छा, इनिशियल असेसमेंट जो टाइम परफॉर्म्ड विद इन स्पेसिफाइड टाइम आफ्टर द हॉस्पिटल एडमिशन है। इसका मकसद क्या है? कंप्लीट डेटाबेस फॉर द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, रेफरेंस एंड फ्यूचर कंपैरिजन। हम उसका प्रॉपर जो हेड टू टो असेसमेंट करते हैं, सर से लेके पांव तक, ये इसकी टोटल इसकी इनिशियल असेसमेंट होती है। जब भी हम जाते हैं कि कोई भी पेशेंट फर्स्ट टाइम आता है हॉस्पिटल में, तो वो नर्सिंग एडमिशन के लिए, तो उसके सारी चीजें, उसके सारी लैब्स भी करवाते हैं, उसके टोटल असेसमेंट, डॉक्टर हिस्ट्री लेता है, ऐसे ही नर्स भी अपना सारा डाटा लेती है और ये इनिशियल असेसमेंट होती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। दूसरी होती है प्रॉब्लम फोकस्ड। ये मैंने जैसे पहले बताया, ये ऑन गोइंग प्रोसेस होती है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट टू डिटरमिन द स्टेटस ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड इन एन अर्लियर असेसमेंट। जैसे कोई अर्ली असेसमेंट है, क्लाइंट के वाइटल साइन हम कहते हैं ना, 2 अर्ली, 4 अर्ली, या उसका ब्लड प्रेशर 4 अर्ली लेना है, तो ये प्रॉब्लम फोकस्ड है। आपको लग रहा है कि उसका बुखार है या उसका ब्लड प्रेशर है, ये चीजें हमने मेजर करनी है प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए या उसको असेस करने के लिए, तो ये प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट होती है। तीसरी असेसमेंट इमरजेंसी असेसमेंट है। इमरजेंसी कंडीशन में ये करते हैं जब कोई लाइफ थ्रेटनिंग कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए, जैसे कि रैपिड असेसमेंट ऑफ पर्सन एयरवे। जैसे पेशेंट, मैंने कहा, अचानक से गैस्प करना शुरू हो जाए, अचानक से हार्ट अटैक आ जाए, अचानक से गिर जाए, कोई और ऐसी कंडीशन हो, तो इमरजेंसी असेसमेंट करते हैं। और टाइम लैप्स असेसमेंट जो होती है सेवरल मंथ्स आफ्टर द इनिशियल असेसमेंट। आप कहते हो वीकली आना है आपने, या आपने हर 6 महीने के बाद चेक कराना है या साल बाद चेक कराना है, टू कंपेयर द क्लाइंट्स करंट स्टेटस टू बेसलाइन डाटा प्रीवियसली ऑब्टेन्ड, और रीअसेस ऑफ द क्लाइंट फंक्शनल हेल्थ पैटर्न इन अ होम केयर या ओपीडी में। आप कहते हो बुला लेते हैं पेशेंट को कि इतनी देर के बाद आए और अपना फॉलो अप कराएं, वो टाइम लैप्स असेसमेंट है। अब असेसमेंट का जो कंपोनेंट है, इसका मकसद क्या होता है, हम क्यों असेस करते हैं बार बार पेशेंट को? टू एस्टेब्लिश अ डेटाबेस अबाउट द क्लाइंट हेल्थ स्टेटस। जब हम फर्स्ट टाइम असेस करते हैं तो हमारे पास एक डेटाबेस या एक बेस लाइन डाटा आ जाता है। ये इसलिए हम हेल्थ स्टेटस को देखने के लिए हम असेस करते हैं।
टू अंडरस्टैंड क्लाइंट्स रिस्पॉन्स टू इलनेस, उसकी इलनेस के रिस्पॉन्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। टू इट इज यूज टू आइडेंटिफाई करंट एंड फ्यूचर पेशेंट केयर नीड्स, टू आइडेंटिफाई क्लाइंट स्ट्रेंथ, टू आइडेंटिफाई नीड्स फॉर हेल्थ टीचिंग, incorporates the recognition of normal versus abnormal body physiology. Early recognition of changes and skill of critical thinking allows the nurse to identify and prioritize appropriate intervention. सारी चीजों को नॉर्मली देखने के लिए असेस करते हैं, और जब हम असेस कर लेते हैं तो फिर हम डिफरेंट तरीके से असेस करते हैं। हमने उसमें ऑब्जर्वेशन भी हमने कहा, हम फिजिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं, और हम उसका हिस्ट्री भी लेते हैं। जब हम ये सारे काम करते हैं तो हम बेसिकली डाटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, डाटा कलेक्ट जो है वो हमारी ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू और फिजिकल एग्जामिनेशन है। जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें भी हम सारी सेंसेस को यूज कर रहे होते हैं। हम विजन को, स्मेल को, हेयरिंग को, टच को, हम बेसिकली सारी चीजों को नोटिस करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और फिर जो चीजें ऑब्जर्व करने से रह जाती हैं उन चीजों को हम प्रॉपर हिस्ट्री लेके उसको इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू बेसिकली एक कम्युनिकेशन टेक्निक है जिसमें हम पेशेंट से डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन जो है वो गेन करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, और उनको एज अ हेल्थ हिस्ट्री जो है ना वो हम यूज करते हैं फॉर द पेशेंट केयर प्लान। अब इंटरव्यू की भी आगे डिफरेंट अप्रोचेस हैं। एक तो डायरेक्टिव अप्रोच है जिसमें हम एक परफॉर्मा हमारे पास फॉर्मली मौजूद होता है, और हम उसी में उससे जो जो क्वेश्चन हमने लिखे होते हैं, जैसे मैंने अभी बात की थी कि जैसे 11 हेल्थ पैटर्न है, तो 11 हेल्थ पैटर्न में भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लिखे होते हैं, और उन क्वेश्चंस के मुताबिक हम पूछते जाते हैं ताकि कोई भी ऐसी चीज न बचे जो कि पेशेंट की रह जाए। ठीक है, अभी हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा ये, और इसके बाद दोबारा से आप जो है वो ज्वाइन कीजिएगा। हम ये असेसमेंट को अगेन जो है वो स्टार्ट करते हैं और इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैम 11 बजे बायो केमिस्ट्री का लेक्चर होना है। ओके, मैम ये को फिर मिस हम करा कल है। कर लेंगे। ओके ओके, ठीक हो गया, समझ आ गई है? कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें। जी मैम समझ आ गई। कोई मुश्किल चीज तो नहीं है इसमें? हाँ मैम, ये लेक्चर असल में पहले लिया हुआ है ना। ओके ओके, कोई इशू नहीं, अगर नहीं भी लिया तो जिन बच्चों ने नहीं लिया होगा उनको समझ आ गई होगी। ठीक है, बाकी किसी को और कोई क्वेश्चन करना है तो वो कर सकते